जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न लेकर आया हूँ। ये वन लाइनर प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और ये सभी एग्जाम में आपके महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी का पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? इतिहास का जो आरंभिक काल है उसे हम पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पूरा पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल था, दी स्टोन एज, इसी को बोलते हैं प्री स्टोन एज। इस काल में जो है पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये अपने नगर नियोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका स्थानीय नाम होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। अगला है, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? आपको मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला था। और ये जो आपके प्रश्न है आज की क्लास में हड़प्पा सभ्यता से आज की क्लास के प्रश्न होने वाले हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस वहां पर कौन सा समाज था? यहाँ पर मातृ सत्तात्मक समाज था। याद रखिएगा, मातृ सत्तात्मक समाज था। अगला है, लोथल नामक से स्थान जो है किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? ये सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। और लोथल एक क्या था? बंदरगाह भी था। लोथल एक बंदरगाह था जो कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है लोथल। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा जो है मिट्टी के पात्र। यहाँ से कालीबंगा से मिट्टी के पात्र मिले थे और मिट्टी का हल भी मिला था। मिट्टी का हल और चूड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई थी। अगला है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके बने उत्पाद। ये जो है वैदिक आर्यों के प्रमुख भोजन थे। और अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो ये तांबा। तांबे धातु का जो है सबसे पहले वैदिक लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया था। और तांबे का प्रयोग इससे भी पहले जो है हड़प्पा सभ्यता में भी हुआ था, इसलिए हड़प्पा को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। नेक्स्ट आपका, इन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है। तो वो है आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। जो तीन वेद है उनको वेदत्रयी की संज्ञा दी गई है। 30 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए जो ये सफल रहे। अगला है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक अर्थ या अनेक संदर्भ हैं। जैसे अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दान दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन। पुरोहित सबसे पहले जो है ऋग्वैदिक काल में जो दान दिया जाता था पुरोहितों को, वो गाय दी जाती थी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ये जो है सप्त सिंधु में है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती। 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो राज्याभिषेक जो समारोह है इसका विवरण तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद के से लिया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी जो विदुषी थी, इन्होंने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य जो है उनको चुनौती दी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये जो है अशोक मौर्य का जो रुम्मेनदई अभिलेख है, रुम्मेनदई स्तंभ लेख है, उसके द्वारा इसको जो है अंकित किया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध जो परिषद ये आपका राजगृह में आयोजित की गई थी, याद रखिए।
बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का जो अर्थ है वो है ज्ञान प्राप्ति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म में किन्ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? वे वर्ग थे, वो उस वर्ग में कौन कौन थे? तो स्त्रियां एवं शूद्र इसमें जो है महत्वपूर्ण थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? यह दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुखी उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। जो लोग हैं वो लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण ही होता है। अगर अपनी इच्छाओं में काबू पा लिया जाए तो जो है ये जो है अब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म का विश्वास था। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो ये जो है पाली पाली पाठ अर्थात पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों की रचना की गई थी। 25 नंबर है, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वो है वाम सात पाक वाम सात पाकसिनी। ये जो है बौद्ध धर्म का सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला ग्रंथ है। अगला है, बुद्ध को प्रबोध अर्थात ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ये आपका बोध गया बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि सभी दुखों का कारण ही है क्या? इच्छा। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं तो हमें दुख की अनुभूति नहीं होगी। अगला प्रश्न है 28 नंबर, महावीर कौन थे? तो महावीर थे आपके 24वें महावीर आपके 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, महावीर जो है आपके 24वें तीर्थंकर थे। 29 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म को पहले तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव, और इन्हीं का दूसरा नाम था आदिनाथ। इनका दूसरा नाम था आदिनाथ और ऋषभदेव। यही जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को कहा जाता है अंग अंग नहीं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। याद रखिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? यह है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में स्थित है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जो है ये स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, ये चित्रित धूसर मृद भांडुओं के साथ ये जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है 33, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो वो थे बिंबिसार। बिंबिसार ने जो है मगध के उत्थान के लिए सबसे पहले निकलकर बाहर आए थे, मतलब सबसे पहले इन्होंने अपना प्रयास किया। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राचीन काल में संस्कृत भाषा के द्वारा ही लेखन कार्य होता था। अगला प्रश्न है 35 नंबर, अलेक्जेंडर सिकंदर जो है और पोरस के ने लड़ाई लड़ी थी, ये झेलम। जो झेलम है इसका वितस्ता भी नाम था इस नदी का, झेलम नदी का वितस्ता भी नाम था, और झेलम नदी के किनारे ये जो है लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न है 36, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, इनका नाम है मूसा साहेब, इनका धार्मिक पाठ का नाम है। 37 नंबर क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था, तो महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। पतंजलि जो है व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे। व्याकरण की रचना किसने की थी? वो पतंजलि के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न 38 नंबर, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाले व्यक्ति थे, और इनका जो कार्यकाल है 322 से लेकर के 298 BC इनका शासनकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो वो था आपका बिंदुसार। अगला प्रश्न आपको 40 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थे? अशांति की बात करेंगे तो ये तक्षशिला में थी, मतलब उस समय जो है वहां पर अशांति व्याप्त हो गई थी, जिसको जो है शांत करने के लिए अशोक को भेजा गया था। वहां पर बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हो गया था, जिसको शांत करने के लिए अशोक को भेजा गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो यह कलिंग युद्ध के समय हुआ था। कलिंग युद्ध का उल्लेख कौन से अभिलेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में है कलिंग युद्ध का उल्लेख है। ये कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, देवा नाम प्रिय
देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो खान सम्राट अशोक जो है ये देवानाम प्रिय के नाम से विख्यात है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो रॉक एडिक्स 13 अर्थात इसमें जो 13वां शिलालेख है उसमें इसका रूपांतरण किया गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? वो था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने जो है इंडिका किसने लिखी थी? तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गए थे। और इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। शासन व्यवस्था का जो है उल्लेख, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का उल्लेख किसने किया गया है? मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न 46 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? तक्षशिला से ये अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था। अध्ययन भी यहीं से किया था और अध्यापन का कार्य भी चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर किया था। अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक इसके समकालीन थे? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ये जो प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे आपके विष्णुगुप्त। इन्हीं का नाम था चाणक्य। विष्णुगुप्त, चाणक्य इन्हीं का नाम था और इन्हीं को जो है चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं ने जो है विष्णुगुप्त चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी वो लिखने वाले थे विष्णुगुप्त या चाणक्य। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं ये बताना है आपको। तो अशोक के जो शिलालेख है ये ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है और इसने जो है लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे, शिलालेख बनवाए थे। बट इनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, बट ये कहा जाता है कि लगभग 84,000 शिलालेखों को बनवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 50, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो स्थानिक जो है जिला प्रशासक था, जिसे वो हम आज के समय बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो उस समय था जिला प्रशासक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? वो जो है बृहदत्त जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो जो है बौद्ध पाठ है, याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है। 53 नंबर क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय और शैली के जो मिश्रण से विकसित कला है उसे हम बोलते हैं गांधार कला। ठीक है, भारतीय और मथुरा कला शैली यहाँ पे होना चाहिए, मथुरा कला शैली से मिश्रित विकसित कला जो है इसको गांधार कला शैली के नाम से जाना जाता है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, चाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो इनके प्रसिद्ध राजा का नाम है कनिष्क। कनिष्क ने ही चतुर्थ बौद्ध संगीति करवाई थी, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन काश्मीर में हुई थी और ये कनिष्क के समय में करवाई गई थी, कनिष्क के द्वारा। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो शक संवत को शुरू करने वाले थे कनिष्क और इन्होंने 78 ईस्वी में इसको शुरू किया था, 78 एडी। ठीक है, अगला प्रश्न 56 नंबर क्वेश्चन, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी? ये कनिष्क के शासनकाल में जो है कला की गांधार शैली का विकास हुआ था। अगला प्रश्न, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? ये जो है कलिंग के जो है महानतम शासक थे। 58 नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का जो सबसे बड़ा शासक था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न 59 नंबर क्वेश्चन है, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? ये गुप्त जो श्रीगुप्त थे, यहाँ पे श्रीगुप्त पूरा नाम होना चाहिए, श्रीगुप्त ने जो है ये स्थापित किया था मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, चंद्रगुप्त द्वितीय
चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो इनका जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हरिश्रेण किस राजा का राज्य कवि था? तो हरिश्रेण जो है समुद्रगुप्त, हरिश्रेण समुद्रगुप्त के राज दरबारी थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? ये जो है घोड़ों के आक्रमण के द्वारा ये समाप्त हुआ। 63 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो ये सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। 64 नंबर क्वेश्चन है, अपनी विजयों के कारण में किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? तो ये समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं ये वर्णित हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत का लेखक कौन है? वो है कालिदास। कालिदास ने जो है मेघदूत, रघुवंश और रघुवंशम की रचना भी की थी, मेघदूत की रचना की थी, ठीक है, और विक्रमोर्वशियम की भी रचना की थी। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अपना जो परामर्श दिया था। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? ये गुप्त शासन के दौरान, जो गुप्त शासनकाल है उस दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है 70 नंबर क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो रोमन व्यापार का जो केंद्र वो है आरिका मेडू। 70 नंबर क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो इसने पंडित चोल, मुंडीकोंड और गंगईकोंड ये 3 उपाधियां धारण की थी। 72 नंबर क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थाओं को दान में दी गई थी? ये जो है पल्ली चंदम, वो जो है जैन पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई। अगला प्रश्न, किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो वो थे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के द्वारा लंका को सबसे पहले जीता गया था। उत्तर मेरू शिलालेख से इसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये जो है चोलों के प्रशासन से संबंधित जानकारी उत्तर मेरू शिलालेख से प्राप्त होती है। 75 नंबर क्वेश्चन है, चोल राजाओं का शासन कौन था? तो ये तमिलनाडु पर, इनका जो शासन था तमिलनाडु पर था। 76 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इनको जो प्रारंभिक राजधानी थी एलोरा थी। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी, राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कवि राजमार्ग, इनके द्वारा जो है कवि राजमार्ग नामक पुस्तक लिखी गई थी। 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था? ये कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पूर्णा और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, ये जो है 3 इनके सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, इस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ये पल्लव राजवंश के दौरान इनका निर्माण किया गया। 81 नंबर क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? ये वातापी के चालुक्य, जो वातापी के चालुक्य है वहां का महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय। 82 नंबर क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने ए होल प्रशस्ति की रचना की थी, इसको इसका संरक्षण प्राप्त था? तो इसको जो है पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। अगला 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़े मंदिर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान, याद रखिएगा माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में। एक प्रश्न है आपका, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? ये जो है सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर लिखी गई थी। 83 नंबर क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो वो थे बाणभट्ट, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई। अगला प्रश्न 86 नंबर क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये जो है चंदेल राजपूत शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो वो थे मिहिर भोज, मिहिर भोज जो है प्रमाण की उपाधि लिए थे। अगला प्रश्न, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? वो थे मिहिर भोज, मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। 89 नंबर क्वेश्चन है, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आने वाले थे ह्वेनसांग। अगला प्रश्न, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किससे प्रदान किया गया था? ये ह्वेनसांग को प्रदान किया गया। 91 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का समकालीन
दक्षिण भारतीय शासक कौन था? वो थे पुलकेशिन द्वितीय। 92 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? ये जो है हर्षवर्धन के द्वारा की गई। 93 नंबर क्वेश्चन है आपका, नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये जो है बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न 94 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये मोहम्मद बख्तियार खिलजी इसका पूरा नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न 95 नंबर क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का महान स्तूप, और यहीं पर एक सांची शहर स्थित है। अगला प्रश्न 96, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? वो थे जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। अगला प्रश्न 97, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? वो थे आपके कश्मीर। कश्मीर में दिद्दा नाम की रानी ने अपना शासन किया था। अगला प्रश्न 98 नंबर क्वेश्चन, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। वो थे मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न 99, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? ये मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज को पराजित किए थे। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन थे? वो थे बाबर। बाबर ने जो है भारत में 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है। और दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, और आपके अगर कोई भी कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।